देखिए बेटा, ओ लेवल्स के मैथमेटिक्स में आज की क्लास में हम सेट्स के पास पेपर के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। और सेट्स की बेटा ये पास पेपर के वो क्वेश्चन है जो मैं ऑलरेडी आपको कल की क्लास के अंदर इसकी थ्योरी सिखा चुका हूँ। और आज हम इसकी थ्योरी नहीं कर रहे बल्कि आज हम इसके पास पेपर के क्वेश्चंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो चलिए जनाब, पास पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। और पहले क्वेश्चन के अलावा ये वाली बात भी आपके साथ बोलना चाहूंगा कि आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन तीन तरह के होते हैं। या तो वो वेन डायग्राम में आपसे शेडिंग करवाएगा, या वो वेन डायग्राम में देकर आपसे लिस्टिंग करवाएगा, या आपसे टेबुलर फॉर्म के अंदर क्वेश्चन पूछेगा। तो तीन तरह के क्वेश्चन है। तो चले देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है ये कौन सा वाला है। मैं आपको इसकी टाइप भी बताता रहूंगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने बेटा वेन डायग्राम है। और वेन डायग्राम में कह रहा है कि आपने वेन डायग्राम को सामने रख के लिस्ट बनानी है ए यूनियन बी की। ए यूनियन बी की। तो बेटा मुझे बताइएगा अब्दुल्ला, आप के सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं? बेटा अब्दुल्ला बताइए। बेटा अब्दुल्ला बताइए, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट नजर आ रहे हैं? सर पी है, और क्यू है, एस है, और टी है। ये सारे के सारे एलिमेंट वो हैं जो सेट ए के थे। ठीक है जनाब। यूनियन बी, अब बी वाले भी लिखना है। तो बताइए, बी के अंदर आर आएगा तो आर को भी लिखूंगा, बी के अंदर यू आएगा तो यू को भी लिखूंगा। ठीक है जनाब। तो आप देख लीजिए, मैंने सेट ए और सेट बी के दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को लिख दिया। तो इट इज कॉल्ड ए यूनियन बी। इट इज कॉल्ड ए यूनियन बी। ठीक है जनाब। ये तो क्वेश्चन का ए पार्ट था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन के बी पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन का बी पार्ट क्या है? सर बी पार्ट ये है कि बी डैश। सर बी डैश का मतलब क्या होता है? भाई बी डैश का मतलब होता है कि आप क्या करें, जो सेट बी है ना उसके एलिमेंट्स को हटा दें। बी के एलिमेंट्स को हटा दें, आर को छोड़ दें, क्यू को छोड़ दें, यू को छोड़ दें, टी को छोड़ दें। आप ये नहीं लिख सकते। बी डैश का मतलब है कि वो वाले एलिमेंट्स को नहीं लिखना है। ठीक है जनाब। और जो एलिमेंट्स नहीं लिखे उसके अंदर जो एलिमेंट आपने अब छोड़ दिए, अब आप बताइए कौन कौन से एलिमेंट बाकी हैं जो लिखे जा सकते हैं? वो पी बाकी है, एस बाकी है, वी बाकी है। इन तीनों का आप लिख सकते हो, पर इन तीनों में से आप सिर्फ वो लिखिएगा जो सी के साथ कॉमन है। जो सी के साथ कॉमन है, सी के अंदर एस आ रहा है और वी आ रहा है। ठीक है ना। जो सी के अंदर कॉमन आ रहा है बेटा वो कौन सा आ रहा है जनाब? सर एस और वी आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा एस और वी। ठीक। मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा, लेकिन अब्दुल्ला आपसे कहलवाऊंगा, जरा गौर से सुनना। अब्दुल्ला बेटा बताइए, बी डैश का मतलब क्या है? अब्दुल्ला बेटा बी डैश का क्या मतलब है? बी कॉम्प्लीमेंट तो नाम हो गया, बी डैश का मतलब क्या है? कौन से एलिमेंट नहीं लिखना है? जो सेट बी में है, जो सेट बी में है उनको यूनिवर्सल से हटा देना है। इसका मतलब है उनको नहीं लिखना है। ठीक है ना। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि सर यू कैन राइट एक्सेप्ट बी। एक्सेप्ट बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक्सेप्ट, इसके अलावा, बी के अलावा वाले नंबर लिखना है। तो बी वाले नंबर को मैं हटा दूंगा। अब जब मैंने बी वाले नंबर बेटा हटा दिया तो क्या बाकी बचा? सर बी वाले अगर आप नंबर हटा देंगे तो पी बचा, एस बचा, वी बचा। ठीक। अब आ जाइए खाली सी के साथ। सी में वैसे क्या क्या था? सर सी में जो था ना वो एस और वी भी था, एस और वी भी था। और सी में आप याद करें टी और यू भी था, टी और यू भी था। अब आप जब इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है दोनों का कॉमन। तो आप देख लीजिए, दोनों में एस है तो देखिए एस आ गया, दोनों में वी है तो देख लीजिए वी आ गया। तो ये दोनों का कॉमन आ गया। तो मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में भी इसकी प्रैक्टिस करा दी कि बी डैश का मतलब है एक्सेप्ट बी लिखना है, कॉमन सी के साथ लिखना है। तो मैंने सी वाला सेट पूरा लिखा, बी डैश वाला सेट पूरा लिखा, और दोनों को लिखने के बाद इन दोनों का जो कॉमन था उस कॉमन को मैंने लिख दिया। तो इसका आंसर बन गया जनाब जो आपके सामने आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ रही है बेटा क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 पर। ठीक है जनाब। ये बताइए बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसकी लिस्टिंग करें तो ये क्या है? तो आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन है शेड वाले क्वेश्चन है, शेड करना। ठीक है ना। वेन डायग्राम में शेड करना है। किसको शेड करना है? तो शेड करने के लिए जरा आराम से चलिएगा, शेड करने में जल्दी नहीं कीजिएगा वरना फिर इसके अंदर गलतियां हो जाती हैं। सबसे पहली बात क्या है जनाब? ए यूनियन सी। तो पहले ए यूनियन सी को डिसाइड करें, ए यूनियन सी क्या है? तो सर ए ये रहा,
ये रहा, और सी ये रहा, ए और सी, ये ए और सी मिलाकर बन गया। लेकिन इसके ऊपर आ रहा है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि इसके अलावा शेडिंग करनी है, ए यूनियन सी के अलावा शेडिंग करनी है। ठीक है जनाब। अभी आप सिर्फ देखिएगा, अभी शेडिंग करनी दीजिएगा, क्योंकि इसमें से कुछ चीज इरेज करना पड़ जाती है ना। तो आप गौर कीजिएगा, ये जो मैंने शेडिंग की है, इस शेडिंग के अंदर आप गौर कीजिए बेटा, मैंने ए यूनियन सी ये वाला पोर्शन था जिसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये ए यूनियन सी था, इसको मैंने इरेज कर दिया। ठीक है जनाब। और ए यूनियन सी जितना पोर्शन मैंने इरेज किया है, जब उसका होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही यही होता है कि आपने इतने पोर्शन को अनशेड छोड़ देना है। ए और सी का जो यूनियन सेट बन रहा है, ए और सी का जो यूनियन सेट बन रहा है, उसे अनशेड कर देना है। अनशेड, डैश का मतलब होता है अनशेड। अच्छा जी, ये आपने अनशेड कर दिया। अब इस अनशेड में क्या करना है जनाब, बी के साथ कॉमन पोर्शन, इस अनशेड का बी के साथ कॉमन पोर्शन। तो बताइए, अनशेड का बी के साथ अगर कॉमन पोर्शन लोगे, तो कॉमन पोर्शन लेने का मतलब ये सारा का सारा इरेज हो जाएगा, ये सारा का सारा इरेज हो जाएगा, और कुछ ज्यादा ही इरेज हो गया। तो जनाब सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन बाकी बचेगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन बाकी बचेगा। ठीक है जनाब। तो इट इज द कॉमन पोर्शन। बताइए ये कौन से चीज का कॉमन पोर्शन है, ये जो मैंने अभी बी डैश बताया कौन से पोर्शन का कॉमन है। तो आप कहेंगे सर ये जो आपने येलो वाला बनाया था ना, ये जो येलो वाला बनाया था, इस येलो वाले में, इस येलो वाले में ए यूनियन सी को आपने छोड़ दिया था। ए यूनियन सी को क्यों छोड़ा था, क्योंकि सर ए यूनियन सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन आ रहा था। अगर ए यूनियन सी पर कॉम्प्लीमेंट का साइन आ रहा था, तो मैंने ए यूनियन सी छोड़ दिया था। और अब गौर कीजिए, येलो वाला पोर्शन भी और ग्रीन वाला शेड भी, इन सबको मिला लें तो ये चीज बनती है सिर्फ और सिर्फ इस टाइम के ऊपर, ये चीज बनती है ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी के होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सेट ए और सेट सी दोनों को अनशेड कर दें। अनशेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अनशेड। सेट ए, सेट सी, इन दोनों को अनशेड कर दें। वो मैंने अनशेड कर दिया। अब इस अनशेड के बाद कह रहे हैं आपने शेड करना है बी के कॉमन के साथ। तो जब आप बी के कॉमन के साथ जाओगे ना, तो ये सारा का सारा येलो वाला एरेज हो जाएगा। और जब सारा का सारा येलो वाला एरेज हो जाएगा, तो ये इसका आंसर बनेगा। ये जनाब इसका आंसर बनेगा। ठीक। तो बेटा अब्दुल्ला, ये वेन डायग्राम कभी भी इतनी आसान नहीं होती, अच्छा खासा मुश्किल क्वेश्चन होता है। तो ये मैंने रिकॉर्डिंग करके इसीलिए दे रहा हूँ कि अभी आप देखें, लेकिन देखने के बाद जब आप दोबारा देखेंगे तो आपके दिमाग के अंदर ये खुद से बैठेगा कि मैंने क्या करा है। तो बेटा अब्दुल्ला, मैं आपको चांस दे रहा हूँ एक दफा दोबारा कहने का। मैं पूरी बात रिपीट करूंगा, फिर अब्दुल्ला आपसे कमेंट्री करवाऊंगा मैंने क्या करा है। क्वेश्चन मेरा सुनिए। सवाल बताइए, ए यूनियन सी का मतलब, सर सेट ए और सी में कलरिंग कर दें। कॉम्प्लीमेंट का मतलब सेट ए और सी को कलरिंग नहीं करें, बाकी सब कलर कर दें। तो आपको याद होगा मैंने बाकी सारा का सारा कलर कर दिया था येलो के साथ। लेकिन उसके बाद क्या रहा था, बी के साथ आपको चाहिए इंटरसेक्शन। तो बी के साथ इंटरसेक्शन का मतलब पूरे जो शेडेड पोर्शन है, उसमें जो कॉमन पोर्शन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन वाला था। इसलिए बेटा ये इसका आंसर बन गया। तो क्या अब्दुल्ला बेटा ये कलरिंग करना आपको समझ में आई बेटा अब्दुल्ला? ठीक है। अच्छा, मैं अब कर ये रहा हूं कि मैं अब सिर्फ शेड वाले सवाल पहले करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब दो तीन चीजें एक साथ चलने लगेगी ना, तो आपका दिमाग खराब होने लगेगा, सर कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। अभी मैं सिर्फ वो सवाल उठा रहा हूँ जिसके अंदर शेडिंग है। ठीक है जनाब। सिर्फ वो सवाल उठाने जा रहा हूँ बेटा जिसके अंदर क्या आ रहा होगा, शेड करने वाला आएगा। जी जी कर दीजिए, ये बल्कि रहने में नहीं नहीं। अच्छा, उसके बाद एक और आ जाइए थी, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं शेड करना है। हाँ बेटा अब्दुल्ला देखिएगा, शेड करना है, किसको शेड करना है जरा सुनिएगा। कह रहे पी यूनियन क्यू। क्या बात है जनाब, पी यूनियन क्यू। और पी यूनियन क्यू का मतलब होगा सर पी को शेड करना है और क्यू को शेड करना है, ये पी यूनियन क्यू होगा। इट इज पी यूनियन क्यू। ठीक है बेटा, ये है पी यूनियन क्यू। पी यूनियन क्यू, लेकिन इसका चाहिए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इसका उलट।
उलट का मतलब होता है जो कलरिंग की है उसे अनशेड कर दो और उसके अलावा सारा शेड कर दो। तो आप देखिएगा पी, ये तो बिल्कुल पिछले वाले सवाल का मुझे लग रहा है, मैं दोबारा सवाल कर रहा हूँ कि पहले पी यूनियन क्यू करना है, पी यूनियन क्यू का कॉम्प्लीमेंट। तो P यूनियन Q को मैंने अनशेड छोड़ दिया, P यूनियन Q को मैंने अनशेड छोड़ दिया, तो ये हो गया P यूनियन Q का अनशेड। ठीक है जनाब। और अब जरा तलाश कीजिए कि जितना येलो पोर्शन है, जितना येलो पोर्शन है, इस येलो पोर्शन में कितना पोर्शन सिर्फ R के साथ कॉमन है। येलो पोर्शन में कितना पोर्शन सिर्फ R के साथ कॉमन है। तो जब आप सिर्फ R के साथ कॉमन निकालने बैठोगे ना, सिर्फ R के साथ कॉमन, सिर्फ R के साथ कॉमन, तो ये वाली चीज बाकी बचेगी। सिर्फ R के साथ कॉमन निकालने बैठोगे तो ये वाली चीज बाकी बचेगी। एंड इट इज द आंसर, इट इज द आंसर। अब्दुल्ला बेटा बताइए, क्या ये वाली कलरिंग समझ में आई? यस ये एक सर। दफा और बता दूं? सर आ गई, सर आ गई। नेक्स्ट सवाल। हाँ बेटा अब्दुल्ला, आपको ये वाली शेडिंग समझ में आई अब्दुल्ला? चले अच्छी बात है जी। इसी तरह शेडिंग का एक और सवाल में, ये एक और आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं शेड करना है। ठीक है ना, शेड करना है, तो शेड करना है ए डैश। ए डैश का मतलब होता है एक्सेप्ट ए, ए डैश का मतलब होता है एक्सेप्ट ए को छोड़ दें। ठीक है जनाब, ये मैंने ए को छोड़कर सारा येलो कर दिया। ठीक है जनाब, ए को छोड़कर सारा का सारा कलरिंग कर दिया, ये हो गया ए डैश। अब इस ए डैश के साथ, ठीक है जनाब, जो बी वाला पोर्शन कॉमन है, जो बी वाला पोर्शन कॉमन है, तो आप देखिएगा ये मैं दूसरा कलर लेकर आ रहा हूं सर, ये पोर्शन है जो शेड के साथ कॉमन है। ठीक है ना, ये शेड के साथ पोर्शन है, लिहाजा बाकी मुझे सारा का सारा इरेज करना पड़ेगा। और जब मैं सारा इरेज कर दूंगा तो दिस इज ए डैश इंटरसेक्शन बी, इट इज ए डैश इंटरसेक्शन बी। ए डैश का मतलब ए को छोड़ दें, बाकी सारा शेड कर दें। ए डैश का मतलब ए को छोड़ दें, बाकी सारा शेड कर दें। उसके बाद कॉमन भी, इंटरसेक्शन भी, तो बी के साथ जितना पोर्शन कॉमन था वो बेटा मैंने आपके सामने कर दिया। अब्दुल्ला बेटा क्या ये डायग्राम समझ में आई बेटा आपको अब्दुल्ला? चलें अच्छी बात है जी, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आप इंशाल्लाह बाद में भी इसको समझ सकेंगे। अच्छा जी, शेड का एक और क्वेश्चन है, इन द डायग्राम शेड द रीजन, इसको भी करना है जी। इसको किस तरह शेड करेंगे तो जरा देखिए बेटा, सबसे पहले लिखा हुआ है बी डैश, सबसे पहले मुझे चाहिए बी डैश। जब मैं बी डैश की बात करूंगा तो बी डैश का मतलब होता है बी को छोड़ दें। ठीक है जनाब, बी को छोड़ दें और बी के अलावा सारी शेडिंग कर दें। ठीक है जनाब, तो देखिए मैंने बी को छोड़कर सारी शेडिंग कर दी। आप बताइए, मैंने बी को छोड़कर सारी शेडिंग कर दी, तो ये हो गया ओनली बी डैश। ठीक है बेटा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर बी डैश। अब इस बी डैश का इंटरसेक्शन चाहिए ए के साथ। इत्तेफाक की बात है, अभी पिछले 2 सवाल करके आए हो इसी टॉपिक के। ठीक है जनाब, इस शेड के अंदर आपको चाहिए ए के साथ कॉमन पोर्शन, तो ए के साथ कॉमन पोर्शन ये वाला है जिसको मैंने येलो कलर किया है। तो बेटा मैंने जितना हिस्सा येलो कलर किया है, इट इज द कॉमन पोर्शन ऑफ ऑलरेडी शेडेड एंड सेट ए, लिहाजा मुझे बाकी सारा हटाना होगा, सारा का सारा हटाना होगा। तो ये येलो वाले पोर्शन का आ गया। तो ये तो हमने कर लिया ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसको कंबाइन कराना है सी के साथ, यानी सी को और कर दो कलरिंग, सी की और कलरिंग कर दो। तो जब आप सी की और कलरिंग करोगे तो पूरा का पूरा सेट सी भी कलर्ड होगा। और जब पूरा का पूरा सेट सी कलर्ड होगा तो ये वाली शक्ल बन जाएगी। ठीक है जनाब, ये वाली शक्ल बन जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। हाँ बेटा अब्दुल्ला, समझ में आया आपको ये वाला सवाल भी? अच्छा जी, और मेरे ख्याल में शेडिंग के क्वेश्चन हो गए खत्म, शेडिंग के क्वेश्चन हो गए जी खत्म। ठीक है जी, शेडिंग के क्वेश्चन हो गए खत्म। अच्छा, जब शेडिंग के क्वेश्चन खत्म हो गए तो अब शेडिंग के उल्टे क्वेश्चन करना है। ठीक है ना, शेडिंग के उल्टे क्वेश्चन क्या होते हैं? शेड किया हुआ हमें दे देंगे, ये मैं ऊपर से आ गया हूँ वापस,
क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग कर रहे थे, 26 में शेडिंग हो गई, 26 पूरा कंप्लीटली हम लोगों ने करा हुआ है। 27 हमारा पूरा नहीं हुआ हुआ। चले 27 करते हैं, 27 सॉल्व करने बैठ रहे हैं। 27 का बी, 27 का ए हो चुका है, 27 का बी करने जा रहे हैं। 24 में करा देंगे। चले देख लेंगे अभी 27 का बी देखते हैं बेटा। 27 का बी, 27 का बी क्या है तो जरा सुनिए। आपको याद होगा बेटा अब्दुल्ला, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट है। कह रहे हैं ये जो सेट डब्ल्यू है, इट इज मल्टीपल ऑफ टू। ठीक है जनाब, मल्टीपल ऑफ टू। तो जो सेट अभी ऊपर दिए हुए हैं उस सेट में से मल्टीपल ऑफ टू निकालिए। तो मल्टीपल ऑफ टू क्या है सर? 10 है, 12 है, 14, 16, 18। ये सेट डब्ल्यू इट इज द मल्टीपल ऑफ टू। अच्छा जरा डब्ल्यू एच बताइए। एच के अंदर क्या रहा है जना? मल्टीपल ऑफ थ्री। तो इसमें थ्री का मल्टीपल 12 आ रहा है, 15 आ रहा है और 18 आ रहा है। ठीक है जनाब। अब आपसे कह रहे हैं कि डब्ल्यू और एच इन दोनों का यूनियन बनाए, यूनियन। तो बताइए बेटा यूनियन में और यूनियन नहीं पूछ रहा, यूनियन बनाने के लिए नहीं पूछ रहा। बोला जो यूनियन बनाएंगे उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे। तो आप देखिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट में 10 आएगा, 12 एक दफा आएगा तो उसको गिना जाएगा 2। ठीक है जनाब। 1 2 3 4 5 6। तो आपने माशाल्लाह पहले ही बता दिया, इसका आंसर होगा 6। ठीक है जनाब। सेट बनाने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन अगर हम ऐसी प्रैक्टिस करना चाहें, बोले जरा बना के दिखाओ, तो आप 10 लिखोगे, 12 लिखोगे, 14 15 16 और 18। तो ये आपने सेट बना दिया है डब्ल्यू यूनियन एच का। ठीक है जनाब। और इसके एलिमेंट्स कितने तो काउंट करें 1। अगर आप इसके एलिमेंट्स को काउंट करें तो बेटा इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। तो 6 इसका आंसर हो गया। ठीक। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन कह रहे हैं लिस्ट बनानी है। किसकी लिस्ट बनानी है तो जरा सुनिएगा। लिस्ट बनानी है इसकी। तो इसकी लिस्ट बनाने के लिए बेटा अब्दुल्ला आप मेरी हेल्प कीजिए। बताइए एच डैश के एलिमेंट कौन कौन से होंगे। एच डैश के एलिमेंट बेटा बोल के बताइए अब्दुल्ला। 10 आएगा और 11 आएगा, नहीं आएगा? 10 के बाद एक बार मिनट, 10 के बाद 11 आएगा। 10 11 फिर बेटा बोले 13 और बोले जी और जी। सही। ठीक। ये एच डैश हो गया। अब इस एच डैश का कॉम्प्लीमेंट देखना है डब्ल्यू के साथ। तो जरा डब्ल्यू के साथ कॉम्प्लीमेंट बेटा आप मुझे बना के बताइए। डब्ल्यू के साथ कॉम्प्लीमेंट बना के बताइए। जी बेटा बोलिए। कॉम्प्लीमेंट 10 कॉमन है और सही 16 डन, क्योंकि 18 नहीं है दोनों में। बेहतरीन। तो ये तो यार सेट तुम्हें मुझे लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह सेट का चैप्टर तुम्हारा बहुत अच्छा हो गया है। और ये क्वेश्चन भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कंप्लीटली हो गया। 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हम आधा पहले कर चुके हैं। 28 का अभी टेबुलर फॉर्म वाले सवाल अभी करने जा रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं जनाब जो यूनिवर्सल सेट है, वो यूनिवर्सल सेट जनाब 22 से स्टार्ट हो रहा है और 33 तक लेके जाना है। तो पहले इसको मैं लिख लूँ टेबुलर फॉर्म में। तो बेटा ये मैंने यूनिवर्सल सेट आपके लिए बना दिया। यूनिवर्सल सेट के बाद कह रहे हैं जनाब ये जो सेट ई है, ये इसी से बिलोंग करेगा पर इवन नंबर होंगे। इवन, इवन में आएगा 22, 24, 26, 28, 30, 32। ये मैंने सेट ई बना दिया। सेट टी मल्टीपल ऑफ थ्री है। तो जरा बताइएगा इसमें थ्री के टेबल में कौन कौन से आ रहे हैं इन सब में। 24, 27, 30, 33। 33 हो गया। ठीक है जी, 33 का थ्री काफी खराब हो गया मेरा। अच्छा जी, टी के बाद एफ वाला भी बनाना है। और एफ वाला मल्टीपल ऑफ फोर। फोर के मल्टीपल में इसमें कौन कौन सा आता है? 24, 22 कहाँ से आ गया यार? 32। ठीक है। तो ये तो बिल्कुल आसान सा बच्चों वाला काम था। अब असली सवाल शुरू हो रहा है। अभी तो हमने लिस्टिंग की है। लिस्ट द टी इंटरसेक्शन एफ।
टी इंटरसेक्शन एफ हमने बनाना है। अब तो खाली इसको देख लें, काफी है जी। टी इंटरसेक्शन एफ बनाना है और मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। जी बेटा बोलिए, टी इंटरसेक्शन एफ में क्या होगा बेटा, बोले। टी 24 दोनों में कॉमन है, और डन। तो जनाब ये इसका आंसर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं ई यूनियन टी, और ई यूनियन टी बनाना नहीं है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है। तो ई और टी में चलते। ई मेरे पास ये रहा, टी मेरे पास ये रहा। दोनों में अगर जरा देखें तो 22 एक एलिमेंट हो गया, ये 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 हो गए जी, 8 हो गए। हाँ, लेकिन ई यूनियन टी सब समझ में तो आ गया ना बेटा, और मुझे अंदाजा है कि आपको ये चीज आती है। अच्छा, अब जरा देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन के अंदर जरा सोचें कि करना क्या। सर करना ये है कि हमें कोई नंबर बताना है, ठीक है जनाब। और ये जो नंबर आएगा, ये नंबर कहाँ से आएगा? तो कह रहे एफ डैश इंटरसेक्शन ई से आएगा। तो एफ डैश, पहले तो एफ डैश निकालो। बोलो एफ डैश क्या है भाई, एफ डैश निकाल के बताएं। रुक जा, जरा मुझे भी शुरू करने दे। एफ डैश निकालना है, ये वाला सेट मेरा एफ है, ठीक है जनाब। तो शुरू होगा 22, 23, फिर हम्म 33 भी तो आएगा, ठीक है जनाब। तो ये आ गया तुम्हारा एफ डैश। अब इस एफ डैश के साथ इंटरसेक्शन लेना है ई का। ई के साथ कॉमन बताओ कौन आ रहा है। ई के साथ बताइए एफ डैश और ई का कॉमन कौन आ रहा है। 22 कॉमन है। तो 20, अब उसने बोला खाली एक पॉसिबल वैल्यू बताओ, तो 22 भी लिख दोगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बोले सर और बताएं, और बताएं, तो जरा बोले और कौन होगा। 22 कॉमन है, और 26 भी कॉमन है, ठीक। और कोई कॉमन है? 30, 30 भी कॉमन है, 30 कॉमन है। तो इन तीन में से कोई एक भी लिख दोगे ना, तो इट इज इक्वल टू वाई। तो उसने कोई एक वैल्यू बोली थी, हम तो तीन वैल्यू बता सकते हैं। सही है भाई। अच्छा जी, ये वाले टेबुलर फॉर्म के क्वेश्चन अभी हम पहले ढूंढ रहे हैं। टेबुलर फॉर्म का एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा टेबुलर फॉर्म का एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये यूनिवर्सल सेट इसने दिया हुआ है, पी का सेट बनाना है इवन नंबर का। तो इन्हीं में से जरा इवन नंबर का सेट बनाइए। इवन नंबर का अपना सेट बनाइए। 84 इवन नंबर है, 86, 88, 90, 92, 94, 96, ठीक है ना। अभी पी हो गया, इसके बाद जरा क्यू वाले पे आइए। क्यू वाले में चाहिए मल्टीपल ऑफ 3। तो बताना मल्टीपल ऑफ 3 में कौन कौन आ रहा है, बोलो। 86 3 में कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। 3 का मल्टीपल चेक करने का मेथड बताओ। सर मेथड ये होता है कि आप ना उन दोनों नंबर्स को ऐड कर लें। रुको रुको, उन दोनों नंबर को ऐड कर लें। 8 और 4 दोनों को ऐड करो, 8 + 4 12। क्या 12 3 का मल्टीपल है? यस। तो इसका मतलब है 84 3 का मल्टीपल है, ठीक। और अब 84 पता चल गया, तो अब तो हर अगले तीन नंबर के बाद वो ऑटोमेटिकली 3 का मल्टीपल आता चला जाएगा। हाँ, मेरी बात तक पहुंचे पर नहीं पहुंचे आप? ठीक है ना। 3 का मल्टीपल वो नंबर होता है जिनको ऐड करो, ऐड करके देख लो इन सबको। 8 + 7 कितना होता है? 15। ये भी 3 का मल्टीपल है, ये तो होता ही 9 है। ये 12 बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा। आप ऐड करके देख लेते हैं, उन नंबर्स को ऐड कर लोगे, ऑटोमेटिकली 3 का मल्टीपल आएगा, ठीक है ना। तो 3 के मल्टीपल में 84 आ गया, 87 आ गया, 90 आ गया, 93 आ गया, 96 आ गया। तो ये आपने बना लिए दो सेट्स। और जब दो सेट्स बन गए, तो अब आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ पी यूनियन क्यू के। तो यार ये तो बड़ा ही बचकाना सा सवाल हो गया अब्दुल्ला भाई। बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी यूनियन क्यू के। 84 को एक दफा काउंट करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
कितने एलिमेंट होगा जनाब? 9 एलिमेंट होगा। अब्दुल्ला बेटा ये वाली बात समझ में आई? पी यूनियन क्यू, पी यूनियन क्यू, मुझे पता है आपको यूनियन निकालना बहुत अच्छा आता है। उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो मैंने काउंट कर लिए, 9 हो गए। उसके बाद एक और बात कह रहे हैं कि जनाब y बिलोंग्स टू यूनिवर्सल, y इज अ प्राइम नंबर, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ y। ठीक है जनाब। कह रहे हैं जो यूनिवर्सल सेट में एक प्राइम नंबर है, बताइए वो प्राइम नंबर कौन सा है? आप बताइए, एक प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर कौन सा है? प्राइम नंबर किसको बोलते हैं जनाब? जो अपने अलावा किसी और के टेबल में नहीं आता। तो जरा चलो, 84 नहीं है सर, 84 तो आता है, 85 भी टेबल में आता है, 86 भी आता है, 87 भी आता है, 88 भी आता है, 89 किसी और के टेबल में नहीं आता। 89 किसी और नंबर के टेबल में नहीं आता। तो इसमें से बोला था कि वाई एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है। वो प्राइम नंबर की वैल्यू बताएं, तो बेटा ये मैंने प्राइम नंबर की वैल्यू बता दी आपको। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ये वाला सवाल? ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद 30 में और आगे चलें, टेबुलर फॉर्म के क्वेश्चन देख रहे हैं। और टेबुलर फॉर्म के क्वेश्चन भी मेरे ख्याल में खत्म हो गए हैं। जी, टेबुलर फॉर्म के क्वेश्चन भी खत्म हो गए। ठीक है ना, टेबुलर फॉर्म के क्वेश्चंस भी खत्म हो गए हैं। अच्छा, वेन डायग्राम का मुझे एक और सवाल नजर आ गया, इसलिए मेरा दिल चाह रहा है कि मैं वेन डायग्राम का एक और सवाल भी आपको करा दूं। लेकिन इस वेन डायग्राम के क्वेश्चन के लिए ऊपर उसने जो नंबर दिए हुए हैं, वो नंबरों पे भी मैं आपको नहीं लेके जा सकता। जी, आप बैठे हुए हैं क्लास में? हाँ, जल्दी से आ जाएं क्लास में वापस। जो हमारे साहबजादे हैं ना यार, वो थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं, उनको पकड़ना पड़ता है। अच्छा जी, तो ये मैंने आपको दो तरह के क्वेश्चन करा दिए अब्दुल्ला भाई। पहली टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें शेडिंग करनी थी, शेडिंग वाले आ गए आपको। शेडिंग वाले आ गए आपको, ठीक है जी। शेडिंग वाले ऑल दो के मुश्किल होते हैं। दूसरा था टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म तो मुझे पता है आपने बहुत ही अच्छी की है। अब तीसरे स्टाइल पे आ रहा हूँ। तीसरा स्टाइल क्या है जी? तीसरा स्टाइल सर ये होता है, ये वाला करने जा रहा हूँ मैं आपके सामने। तीसरा स्टाइल ये वाला होता है भाई, इसके अंदर आपको क्या करना होता है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, बोलेगा यूजिंग द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यूज कर लें, पर आपसे ये नहीं बोला कि वेन डायग्राम को शेड करें। तो आप समझ लें कि मैं वेन डायग्राम यूज करने जा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे वेन डायग्राम खुद से बनाना पड़ेगी। और वेन डायग्राम बनाने के लिए मैंने जनाब अली एक बॉक्स बना लिया है, और बॉक्स के अंदर मैंने दो सर्कल्स बना दिए हैं। ठीक है जनाब। अब जरा बेटा यहाँ से कहानी समझिएगा, क्योंकि ये सवाल मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाले हैं, इसलिए इसको समझाना इतना आसान काम नहीं होगा। तो जरा सुने, कह रहे हैं बेटा अब्दुल्ला सुनिए, किसी स्कूल में, किसी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट 50 है। इन 50 स्टूडेंट्स ने, ये लोग जो है कोई मूवी देखने के लिए गए। तो मूवी या तो एक्शन मूवी होती है जिसमें जबरदस्त किस्म की लड़ाइयाँ हो रही होंगी, ठीक है जनाब, या सिनेमा में कॉमेडी वाली मूवी लगी हुई है। तो कॉमेडी वाली मूवी को मैंने सी लिख दिया, और एक्शन वाली मूवी को मैंने सी, एक्शन को ए लिख दिया, कॉमेडी को सी लिख दिया। टोटल स्टूडेंट 50 है। बेटा ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिकल क्वेश्चन है। कह रहे जनाब इन 50 स्टूडेंट में से 8 स्टूडेंट तो ऐसे बोरिंग स्टूडेंट हैं जिनको ना तो एक्शन मूवी पसंद है, ना उनको कॉमेडी पसंद है। तो उन 8 स्टूडेंट को तो इन दोनों सर्किल से बाहर निकाल के मैं लिख रहा हूँ। इन दोनों को बाहर यानी कि दोनों सर्किल से 8 स्टूडेंट को बाहर निकाल के रख रहा हूँ, कि ये 8 वो स्टूडेंट हैं जिनको ना एक्शन मूवी पसंद है, ना कॉमेडी मूवी पसंद है। 8 को तो मैंने निकाल के बाहर फेंक दिया। ठीक है जनाब। अब आप बताइए बाकी कितने रह गए? तो सर बाकी इसके अंदर लिखा हुआ है, 15। 15 ऐसे हैं जो एक्शन और कॉमेडी दोनों को पसंद करते हैं। तो दोनों के कॉमन है, बोध। ठीक है जनाब। तो याद रखिएगा, जब कभी कह दिया जाए बोध, तो बोध का मतलब होता है दोनों सर्कल्स का कॉमन। और दोनों सर्कल्स के कॉमन को हम लोग लिखते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है जनाब। तो आपको याद होगा ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन होता है। और ये जो कॉमन पोर्शन है, इस कॉमन पोर्शन में कितने स्टूडेंट आने जा रहे हैं? तो 15 सर, 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एक्शन मूवी भी पसंद है और कॉमेडी मूवी भी पसंद है। तो याद रखिएगा कि जब कह दे बोथ, तो हमेशा बोथ क्या के लिए क्या करेंगे, दोनों सर्कल्स का जो कॉमन पोर्शन होगा
दोनों सर्किल्स का जो कॉमन पोर्शन होगा ये बोथ को रिप्रेजेंट करता है, और बोथ का मतलब होता है ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और याद रखिएगा जब कभी क्वेश्चन में कहते हैं नाइदर, ठीक है जनाब, नाइदर, तो जो नाइदर वाला पोर्शन होता है, यानी ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको मैं बोलूंगा बोथ वाला पोर्शन, ठीक है जनाब, बोथ वाला पोर्शन। और जो नाइदर वाला पोर्शन होता है ये दोनों सर्किल के बाहर वाला पोर्शन होता है, ठीक है जनाब। अच्छा, अब रह गए बाकी 26 स्टूडेंट। तो वो जो 26 स्टूडेंट है, कह रहे 26 स्टूडेंट को कॉमेडी मूवी पसंद है, 26 को कॉमेडी मूवी पसंद है, ठीक है जनाब, कॉमेडी। अब मैं जानबूझ के गलत लिखने जा रहा हूँ एक चीज, 26 को कॉमेडी पसंद है, 26 कॉमेडी वाले में 26 लिख दिया मैंने, ये मैं गलत लिख रहा हूँ। सर क्यों गलत लिख रहे हैं? ओ भाई, इन 26 में से 15 आप ऑलरेडी कॉमन पोर्शन में लिख चुके हैं, 26 में से ऑलरेडी 15 आप कॉमन पोर्शन में लिख चुके हैं, तो 26 में से 15 को हटा दीजिए, तो कितना बाकी बचेगा जनाब, कितना बाकी बचेगा बताइए? बाकी बचेगा 11। तो इसका मतलब है 11 आप यहां डालोगे, क्योंकि ये वाले 11 और कॉमन वाले 15 दोनों मिलके 26 स्टूडेंट ऐसे बन जाएंगे जो, सॉरी, 26 स्टूडेंट ऐसे बन जाएंगे जिनको कॉमेडी मूवी पसंद होगी। ये कॉमेडी वाले 26 हैं, 26 में से 15 कॉमन पोर्शन में आ गए, बोथ पोर्शन में आ गए, 11 इस तरफ आ गए। अब सवाल क्या बाकी बचा? क्वेश्चन ये, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ जिनको एक्शन मूवी पसंद है, सिर्फ एक्शन पसंद है, कॉमेडी नॉट, नॉट कॉमेडी, कॉमेडी में नहीं लेके जाना है, खाली एक्शन वाले बताना है, सिर्फ एक्शन वाले में। तो खुद बताइए बेटा, पूरी क्लास में टोटल स्टूडेंट थे 50, 50 थे, ठीक है जनाब। उन 50 में से 8 तो नाइदर वाले में जा चुके हैं जिनको कुछ भी पसंद नहीं है, ठीक है जनाब। 26 कॉमेडी पोर्शन में जा चुके हैं। तो अब जितने बाकी बचेंगे, जितने बाकी बचेंगे, सर यही बाकी बचे हुए जो स्टूडेंट होंगे, ये वो स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक्शन मूवी देखना पसंद करेंगे। तो 50 -8 -26 एंड इट इज इक्वल टू 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जी 16। I have a question, sir. अभी बता रहा हूँ क्वेश्चन। पहले बेटा ये बताओ अब्दुल्ला, तुम्हें ये वाला सवाल समझ में आया या एक दफा और समझाऊं? हाँ बेटा अब्दुल्ला, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया है? पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया था, लेकिन फिर भी यार मुझे लगता है कि मैं एक दफा इसके अंदर एक दफा कैलकुलेशन दोबारा लिखूंगा, एक दफा कैलकुलेशन दोबारा लिखूंगा। मेरी बात सुन नहीं अच्छा बोले अब्दुल्ला। तो लिखा हुआ है आपने से उसमें पूछा क्या फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एक्शन, हाँ तो उसने बोला एक्शन, एक्शन का टोटल बताने, हाँ हाँ। उसे तो नहीं बोला है कि सिर्फ एक्शन। अच्छा, सही सही सही, एक्शन का टोटल। और अगर एक्शन का टोटल है तो ये वाला जो नंबर आया था 16, 16 में वाला 15 भी प्लस हो जाएगा। तो आंसर नहीं होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे जरा मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ। बात बेटा ये आ रही है कि टोटल स्टूडेंट 50 हैं, 8 स्टूडेंट तो वो हैं जो नाइदर में। तो मैंने भी आपको क्या सिखाया, नाइदर वाला पोर्शन दोनों सर्किल के बाहर वाला होता है, ठीक है जनाब। अच्छा, 15 स्टूडेंट वो हैं जो बोथ, बोथ वाला पोर्शन कौन सा होता है सर? बोथ वाला पोर्शन वो होता है जो दोनों सर्किल्स के बीच में आ रहा होता है, वो 15 होगा, ठीक है जनाब। कह रहे हैं 26 को कॉमेडी पसंद है, तो अभी मैंने आपको बताया 26 में 26 को कॉमेडी पसंद है, पर 26 में से 15 ऑलरेडी आप लिख चुके हो, तो इधर आ जाएगा 11, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 11 आ बट गया, नॉट कॉमेडी भी लिखा ठीक है जी। हाँ बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही वाली बात कही है, ठीक है जनाब। अच्छा, अब आप आ जाइए इधर, ये एक्शन मूवी चाहिए, एक्शन मूवी चाहिए, और एक्शन मूवी वाले जो चाहिए पर बट नॉट कॉमेडी, कॉमेडी वाले नहीं है, चाहिए। बट नॉट कॉमेडी भी लिखा हाँ, है, बट नॉट कॉमेडी, जब बट नॉट कॉमेडी है तो कॉमेडी वाले को नहीं लोगे ना यार, ठीक है ठीक है, है सॉरी ना। सर सॉरी। हाँ, तो ये हमारे जो साहबजादे हैं इन्होंने हमें एक मशवरा दिया था जो कि यहाँ पे गलत हो गया है। अच्छा जनाब, तो ये बताइए, अगर यहाँ के लिए अगर मैं बात करूँ तो फिर बात यही हो रही थी कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट थे 50, 50 में से 8 स्टूडेंट नाइदर में चले गए, 26 स्टूडेंट उस तरफ चले गए, तो ये वाले स्टूडेंट बाकी बचे 16। और ये वो 16 स्टूडेंट हैं जिनको एक्शन मूवी पसंद है, लेकिन उनको कॉमेडी मूवी पसंद नहीं है। अच्छा, अगर लिखा हुआ होता कि एक्शन, तो फिर क्वेश्चन अलग ही हो जाता, अलग को, अगर को छोड़े, जो क्वेश्चन उसके मुताबिक इसका आंसर बेटा आ गया 60, ठीक है जी। ये क्वेश्चन मैंने बेटा आपको 2 दफा समझा दिया है, या करंट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, 30 से आगे चले। हाँ बोलिए बोलिए। मैं देखे जाऊँ। मैच देखने जाना चाह रहे हैं हमारे साहबजादे। अच्छा जी, रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए। उसके बाद इन अ ग्रुप ऑफ 30, यार ये वाला कर लो, 31, 31।
क्वेश्चन नंबर 31 कराने जा रहा हूँ। अलबत्ता क्वेश्चन नंबर 31 कराने के लिए तो मैच में इंटरेस्ट है तो देखने जाना, हाँ जबरदस्ती ये हाँ, नहीं कि 3 आउट करा पढ़ाई से दिए उसने बचने जा रहे हो। स्टार्टिंग हाँ, में, 4 रन पे 3 आउट करा दिए। अच्छा जाओ। बता नहीं रस्ते में। हाँ ठीक है। अच्छा जी, जो हमारे साहबजादे हैं वो इंडिया का मैच देखने के लिए जा रहे हैं। अब्दुल्ला भाई जाने दो इनको। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला जाने दो। भाग गया मेरा लड़का यार, क्या करूँ मैं। अच्छा जी, अब आए इसके अंदर। वो बोला मैं वीडियो देख लूंगा बाद में, बहुत चला गया मेरा बच्चा। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन के अंदर आ जाइए। इस क्वेश्चन के अंदर वो ये कह रहा है कि जनाब वेन डायग्राम बनाए या कुछ भी करें, तो हमने वेन डायग्राम बनाना पसंद करेंगे। और इस वेन डायग्राम में, अरे जनाब ये मैंने दो सर्किल भी बना दिए। अरे जरा सुनिए, इस इसके अंदर क्या हो रहा है क्वेश्चन में। सर इस क्वेश्चन में हो ये रहा है कि दो लैंग्वेजेस हैं। एक लैंग्वेज है स्पेनिश, तो ये वाला सर्किल स्पेनिश का है। ये वाला सर्किल जो है वो फ्रेंच का है। ठीक है जनाब, ये दो सर्किल्स हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग का है। ठीक है जनाब। अच्छा जी, ये जो दो सर्किल्स हैं, इन दो सर्किल्स में स्पेनिश और फ्रेंच वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके ऊपर हम लोग वर्किंग करने जा रहे हैं। ठीक, क्या वर्किंग है तो जरा गौर से सुनिएगा। कह रहे हैं 23 स्टूडेंट्स स्टडी स्पेनिश, 17 स्टूडेंट स्टडी फ्रेंच, 4 नाइदर। तो हमेशा याद रखिएगा जो नाइदर वाला होता है ना, सबसे पहले नाइदर वाले नंबर को निपटाया करें। और नाइदर वाला हमेशा सर्किल के बाहर चला जाता है। तो सर दोनों सर्किल्स के बाहर चला गया 4, ये तो नाइदर वाले पोर्शन में आ गया। ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या इन्होंने बताया हुआ है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोथ स्टडी करते हो। अब बेटा बताइए क्या बोथ स्टडी वाला इन्होंने बताया हुआ है? नहीं सर, बोथ स्टडी वाला इन्होंने नहीं बताया हुआ है। तो याद रखिएगा, हमेशा सबसे पहले आप वो लिखोगे जो नाइदर वाले होंगे, बाहर निकाल दिया। हमेशा उसके बाद लिखोगे जो बोथ वाले होंगे। ठीक। और बोथ वाला बताया ही नहीं, सवाल है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी बोथ। बोथ तो मालूम करना है, बोथ मालूम करना है, और वो हमें पता नहीं है। तो उसका मैं नाम रख लेता हूं एक्स। ठीक है बेटा, मैंने उसका नाम क्या रख लिया? उसका नाम मैंने रख लिया एक्स। ठीक है जनाब, जो कि मुझे मालूम नहीं है कितने। ये हो गया बोथ। तो हमेशा पहले नाइदर वाले को हैंडल करते हैं, हमेशा उसके बाद फिर बोथ वाले को हैंडल करते हैं। बोथ वाला एक्स हो गया। अच्छा जी, और बेटा आगे चले। ये बताइए 23 स्टूडेंट स्टडी स्पेनिश। अगर मैं स्पेनिश में 23 लिख दूं तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? सर इस 23 में से एक्स माइनस करके लिखिएगा, क्योंकि जो बोथ वाला पोर्शन है ना, वो इसमें 23 में से स्टूडेंट माइनस करना पड़ेंगे आपको। ठीक। इसी तरह 17 स्टडी फ्रेंच, तो वो जो 17 स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं फ्रेंच, तो 17 में से भी एक्स माइनस करना पड़ेगा। क्या ये वाली बात अब्दुल्ला आपको समझ में आती है? तो मैंने 23 माइनस एक्स और 17 माइनस एक्स वाली की। अब्दुल्ला बेटा बताइए, ये वाली बात समझ में आती है ना? कि हमने भाई कैलकुलेट करना है, एक्स कैलकुलेट करना है, तो एक्स तो कॉमन हो गया। पर ये जो कॉमन स्टूडेंट है, ये उन 23 में से भी है, तो 23 माइनस एक्स करना पड़ेगा। और जो फ्रेंड्स 17 पढ़ रहे हैं, उन 17 में से भी कॉमन वाले एक्स हैं। अच्छा, और अब हमने क्या करना है तो जरा गौर से सुनिएगा। कहते हैं अगर आप 23 माइनस एक्स, ये वाला एक्स, 17 माइनस एक्स, और इन ये बाहर वाले 4, इन सबको ऐड कर लो, तो सबको ऐड करके आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 36 है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? पूरी क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 36 है। तो टोटल स्टूडेंट जो 36 हैं, ये नाइदर वाले भी हैं, बोथ वाले भी हैं, खाली स्पेनिश वाले भी हैं, और खाली फ्रेंच वाले भी हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, अब आप बेटा अगर गौर करें, इसको पूरी ब्रैकेट को अगर आप खोलें, तो हमने एक्स फाइंड आउट करना है। तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 36। ये दोनों एक्स तो कैंसिल हो गए। ठीक है जनाब। अब जो नंबर बाकी बचे उसको मैं लिख रहा हूँ 23 प्लस 17 प्लस 4, तो ये आ गया 44। ठीक। माइनस का एक्स उधर भेजने, उधर आगे प्लस का एक्स हो गया। प्लस का 36 इधर लेकर आ गया, माइनस का 36 हो गया। तो 44 में से मैंने कर दिया माइनस 36। तो ऐसे स्टूडेंट सिर्फ 8 होंगे जो दोनों लैंग्वेजेस पढ़ रहे होंगे। तो इस सवाल में मैंने क्या बात सिखाने की कोशिश की अब्दुल्ला भाई? कि अगर किसी क्वेश्चन में
आपसे बोथ वाला क्वेश्चन पूछे तो बोथ वाले को हमेशा एक्स का नाम दोगे, और उसको एक्स का नाम देने के बाद सब्ट्रैक्ट करा दोगे लेफ्ट और राइट वाले नंबरों में से, और उन सबको ऐड करूंगा तो ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितने 36, उन सबको सॉल्व करोगे तो एक्स आ जाएगा। ठीक है जनाब। और ये रिकॉर्डिंग का टाइम भी 1 घंटे पे होने वाला है, मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, इसलिए मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ।